आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी यानी कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमें केसी की वैल्यू का पता हो तो हमें उससे क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। पहली चीज़ है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी इसका पहला फ़ायदा या इसकी पहली इम्पोर्टेंस डायरेक्शन है कि हम एक डायरेक्शन का रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिएक्शन की डायरेक्शन से क्या मुराद है कि रिएक्शन एक्चुअल में फॉरवर्ड की तरफ है, रिवर्स की तरफ है या एक्विलिब्रियम में है। केसी रिवर्सिबल रिएक्शन से ही फाइंड आउट किया जाता है और रिवर्सिबल रिएक्शन में तीन ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ होता है या रिवर्स होता है या एक्विलिब्रियम पर होता है। तो हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन का मतलब है कि हम डायरेक्शन को किसी भी मूवमेंट पर, किसी भी ख़ास मूवमेंट पर अपनी मर्ज़ी से फाइंड आउट कर सकें। अगर रिएक्शन जो है वो अभी 10 मिनट ही प्रोसीड हुआ है या 5 मिनट ही प्रोसीड हुआ है, तो मैं वहाँ से अंदाज़ा लगा सकूं कि अभी मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है या रिवर्स की तरफ जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, बाय इंसर्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना आता है। हमने उसमें, उस वैल्यू में या उस एक्सप्रेशन में जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो हमने फिल आउट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस वक्त 10 है, प्रोडक्ट की 20 है, या रिएक्टेंट्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो हमने इस एक्सप्रेशन में, केसी के एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, तब जाके हम केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की। काफ़ी दफ़ा हमने ये एग्जाम्पल यूज़ की है कि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन रहा है एक रिवर्सिबल रिएक्शंस के थ्रू। हमारे पास यहाँ केसी की वैल्यू 57 है एट 700 केल्विन। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ मेंटेन है। इसका मतलब है कि 57 पर हमारे पास एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन शो होता है, या हमारा जो रिएक्शन है वो एक्विलिब्रियम पर होता है। 57 की वैल्यू पर जब रेट ऑफ रिएक्शन 57 पर होता है, तब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और उसके रिएक्टेंट आपस में किस पॉइंट पर होते हैं, एक्विलिब्रियम के पॉइंट पर होते हैं। क्लियर? ये हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू, ये हमें पहले से ही पता है, ये एक जनरल वैल्यू है। लेकिन अब हम अपना एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। मैंने एक बीकर लिया है, उसमें मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाया, यानी मेरा रिएक्शन अब स्टार्ट हो गया है। अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट ही होते हैं कि 5 मिनट बाद मैंने इस रिएक्शन में से, जो कि अभी रिएक्शन हो रहा है, इसके मिक्सचर में से सैंपल निकाल लिया है। एक टेस्ट ट्यूब में अपना सैंपल जो है वो विदड्रॉ कर लिया है। अब इस सैंपल को मैंने एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल मशीन्स होती हैं, एनालाइजर्स होते हैं। वहाँ इस सैंपल्स को मैंने एनालाइज़ करना है और उस एनालाइज़ का नतीजा क्या होगा कि मुझे कंसंट्रेशन पता चलेगी मेरे रिएक्टेंट की और मेरे प्रोडक्ट की। सपोज़ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है हमारा रिएक्टेंट, उस वक़्त जिस वक़्त मैंने सैंपल को निकाला है, उस वक़्त जो उसकी कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है। क्लियर? अभी हम सपोज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैंने अभी ये रिएक्शन किया है और अपनी मर्ज़ी के टाइम पर इसमें से एक सैंपल विड्रॉ किया है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा रिएक्टेंट, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा था, आयोडीन। आयोडीन की उस टाइम पर, उस स्पेसिफिक टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो 0.20 है, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.40 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। हमारे पास जो ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है, कंसंट्रेशन को। तो हमने यहाँ जो फाइंड आउट किया है वो एक्चुअल में कंसंट्रेशन वैल्यू है, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन का जो सिंबल है इसके नीचे मैंने टी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक सबस्क्रिप्ट पोजीशन है, ये नीचे की तरफ जो मैंने टी को रिप्रेजेंट किया है, इस पोजीशन का क्या नाम है, सबस्क्रिप्ट पोजीशन है। यहाँ टी मेंशन करने का क्या मतलब है, यहाँ टी मेंशन करने का मतलब है वो स्पेसिफिक टाइम जब मैंने वहाँ से सैंपल को विड्रॉ किया था मिक्सचर में से। ठीक है,
और वो सबके लिए एग्जैक्ट ही होगा। अगर मैंने 5 मिनट्स के बाद, रिएक्शन के 5 मिनट बाद वहाँ सैंपल को विड्रॉ किया है, तो यहाँ 5 मिनट 5 सेकेंड हो सकते हैं, 1 आवर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक्सप्रेशन में, केसी के एक्सप्रेशन में फिल आउट करेंगे। लेकिन मैंने इसको अपने स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से वैल्यू को विड्रॉ किया है या इसकी कंसंट्रेशन को लिया है, तो अभी ये केसी की वैल्यू नहीं कहलाएगी। अभी हम इसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सैम्पल है। तो मैं इसको केसी नहीं कहूँगी, बल्कि क्या कहूँगी, क्यूसी, जिसे नाम दिया जा रहा है रिएक्शन क्वेश्चन का। ठीक है, केसी की ही तरह से है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर हमने अपनी मर्ज़ी से इसकी वैल्यू को, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, निकाला है। इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगी, रिएक्शन क्वेश्चन को। इसमें अब मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। केसी का एक्सप्रेशन आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर पर प्रोडक्ट की वैल्यू को लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ हम किसकी वैल्यू को लिखते हैं, रिएक्टेंस की वैल्यू को लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारे पास 0.40 था, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ऊपर पावर में 2 है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के जो मोल प्रिपेयर हुए थे, यहाँ देखें ये, तो वो कितने थे, 2 थे। और हाइड्रोजन के देखें तो 1 है, और आयोडीन के भी देखें उसके भी कितने हैं, 1 है। तो जब हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू को मेंशन आउट किया है, तो हम इनकी पावर में इनके मोल्स की तादाद को भी मेंशन करेंगे, और ये भी केसी का एक्सप्रेशन जब हम शो करते हैं ये भी ज़रूरी होता है। तो देन हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.10, आयोडीन की 0.20, दोनों के मोल्स की तादाद 1 है, इसलिए पावर में कुछ भी नहीं है। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो आंसर मेरे पास निकला है 8.0 या 8। ये मेरे पास है क्यूसी की वैल्यू, यानी कि उस टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पर जो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया था, वहाँ मैं अब ये देख रही हूँ कि जो रेट है रिएक्शन का वो इतना है। अब मैं इसको कंपेयर करूँगी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, जो एक जनरल वैल्यू है केसी की इस रिएक्शन के लिए, वो है 57। लेकिन मेरे पास जो वैल्यू आई है उस स्पेसिफिक टाइम पर वो कितनी है, 8 है। एक्चुअल में जो केसी है वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जहां हमारे पास रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो या अगर हम ये कहें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल। और यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन इक्वल होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इक्वल होती है, नियरली इक्वल होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन मेनली वो एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। अब देखें, केसी हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन में जब हम अपना सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं, केसी से ज़्यादा वैल्यू आती है, जो हमने सैंपल दिया था उसके ऊपर जो काम किया था वहाँ केसी से ज़्यादा वैल्यू आती है, यानी क्यूसी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आती है, तो उसका मतलब है अभी हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा है, हमारे पास एक्विलिब्रियम मौजूद नहीं है, रिएक्शन अपनी एक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद नहीं है, बल्कि वो अपनी एक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत आगे है। आगे होने का मतलब है कि उसमें अभी प्रोडक्ट की तादाद बहुत ज़्यादा है, अभी उस प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट के इक्वल जाना है, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन के रेट के इक्वल जाना है, तो वो पीछे की तरफ आएगा। अपने आप को बैलेंस करने के लिए या एक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए उसे पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बहुत आगे है। तो हमारा रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, हम कहेंगे हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स में जाएगा, अभी उसको रिवर्स में जाना है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि क्यूसी की वैल्यू केसी से जब बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है उसे एक्विलिब्रियम में आने के लिए रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू केसी से बहुत कम है, मतलब अभी हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट ही कर रहे हैं, हमने अपना सैंपल रिएक्शन के बहुत स्टार्ट पे ही निकाल लिया है कि अभी हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना है, प्रोडक्ट ने बनना है, फिर एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, यानी जब हमारे पास क्यूसी की वैल्यू बहुत कम होगी तो एक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा।
तो हम कहेंगे कि अब रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है। ठीक है, अभी हम अपने सैंपल की तरफ आते हैं। वैल्यू हमारी है 8 और जो उसकी केसी की ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है 57। तो 57 से 8 की वैल्यू कितनी कम है, बहुत कम है। मतलब हमारा रिएक्शन अभी इस पॉइंट पर है जहाँ रिएक्टेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है और रिएक्शन को कहाँ जाना है, फॉरवर्ड की तरफ। कहाँ जाना है, फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पॉइंट पर जब मैंने सैंपल को निकाला है तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा रिएक्शन अभी फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिवर्स हो रहा है या एक्विलिब्रियम पे है, मैं ये कहूँगी कि मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक थोड़ा सा एक पॉइंट बनाया है कि QC की वैल्यू कम है किससे, KC से, यानी KC की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। अगर हमारे पास QC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, KC की वैल्यू कम है, तो रिएक्शन अपने आप को एक्विलिब्रियम की तरफ आने के लिए क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो डायरेक्शन कहाँ है, रिवर्स की तरफ है। लेकिन जब QC और KC की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, मेनली इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा रिएक्शन एक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या उसने एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ QC की वैल्यू भी 57 या 56.5 है और KC की वैल्यू 57 है तो तब भी मैं कहूँगी कि मेरा रिएक्शन कहाँ है, एक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो यानी KC की वैल्यू से हम अगर QC की वैल्यू निकालते हैं तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की एट अ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर हम उसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है।